सॉल्यूशंस तो सॉल्यूशंस की पिछले वीडियो में हमने सॉलिबिलिटी तक पढ़ा था। तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड तो हमने देख लिया था, पर एक बार अगर मैं सॉलिबिलिटी फिर से बताऊं तो सॉलिबिलिटी तो सॉलिबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे? तो सॉलिबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ amount of solute that can be dissolved in that can be dissolved that can be dissolved in specific amount of specific amount of solvent specific amount of solvent, let's say 100 grams, say 100 gram at a given temperature is called as solubility. At a given temperature is called solubility is called तो solubility कैसे डिफाइन करोगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी dissolved in a specific amount of solvent, say 100 gram at a given temperature is called as solubility. ठीक है। और फिर solubility में आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी भी फिक्स्ड रहती है। अब सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की अगर बात करेंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। Solubility of solid in liquid is an endothermic process. अब एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेसेस जिनमें हमको अगर उस प्रोसेस को आगे की तरफ ले जाना है तो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस इन विच हीट इज गिवन एट द रिएक्टेंट साइड। मतलब कि अगर जैसे खाना बनाना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप चावल या कुछ भी ले लोगे तो अपने आप नहीं बनना शुरू हो जाएगा, हमको उसको हीट देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो अगर हम उसको हीट देंगे तो ही वो डिसॉल्व होगा। ठीक ना? ठीक। और जैसे अभी अगर हीट देंगे तो डिसॉल्व होगा, और तो उसके डिसॉल्व होने की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर अभी कोई बोल दे कि आप चीनी को पानी में घोलते हो तो वो कैसे हो जाता है? आप उसको थोड़ी ना गर्म करते हो, पर जो रूम टेम्परेचर है वो भी तो हीट ही प्रोवाइड कर रही है ना। अब रूम टेम्परेचर नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वो इनफ होता है शुगर को वाटर में डिसॉल्व होने के लिए। और आप इसको ट्राई करके देखो, अगर आप शुगर को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो और उसको हीट करोगे तो जल्दी नहीं घुल जाता है। तो solubility of solid is an endothermic process, and according to Le Chatelier principle, on increasing temperature of an endothermic process, the reactant shifts toward the product side. So solubility is directly proportional to temperature. Solubility is directly proportional to temperature. Solubility is directly proportional to temperature for solubility of solid in liquid. और अगर प्रेशर की बात करेंगे हम, तो प्रेशर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉन कंप्रेसिबल। आपने सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो और लिक्विड को भी एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद आप उसको नहीं कंप्रेस कर सकते हो। वही बताता है कि कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है, वो दूसरी चीज़ है। पर आप सॉलिड और लिक्विड बोथ आर नॉन कंप्रेसिबल, and therefore there is not much effect of pressure on solubility of solid in liquid.
So pressure has as such no effect. Pressure has as such no effect on solubility of solid in liquid. तो ये solubility of solid in liquid की बात हो गई. अगर हम solubility of gases in liquid की बात करेंगे, solubility of gases in liquid, solubility of gases in liquid की बात करें अगर हम, तो solubility of gases in liquid, तो solubility is inversely proportional to temperature. मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घट जाएगी. हम सॉलिड के केस में क्या देखे थे कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि ऑन हीटिंग गैसेस एक्सपैंड्स, गैसेस एक्सपैंड, ऑन हीटिंग गैसेस एक्सपैंड्स. जब गैसेस एक्सपैंड होंगी तो द particles of gas will move away from each other and it will become hard to dissolve that into a liquid. क्योंकि पार्ट अगर आप किसी चीज़ को खोलोगे तो पूरी गैस को अगर पानी में आपको घोलना है, लाइक किसी भी लिक्विड में घोलना है, तो सारे पार्टिकल साथ होंगे तो आसान होगा कि सारे पार्टिकल दूर दूर होंगे तो आसान होगा. ठीक है ना? तो ऑन हीटिंग गैसेस एक्सपैंड्स एंड द पार्टिकल ऑफ गैस विल मूव away from each other and therefore the solubility of gas will decrease in liquid. Therefore solubility of gas will decrease. और अगर प्रेशर की बात करेंगे तो इन सॉलिड्स pressure played as such no effect on solubility because both solid and liquid, they are incompressible. But here on increasing pressure, on increasing pressure on increasing pressure, the particles of the gas comes together. Therefore it will become easier to dissolve them in a liquid. Therefore pressure is directly proportional to solubility of gas in a liquid. Solubility of gas in liquid. और solubility of gas in liquid के लिए एक साइंटिस्ट थे हेनरी. उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और फिर उन्होंने अपना एक लॉ दिया नोन एज हेनरीज लॉ. तो हेनरीज लॉ किस लिए है? हेनरीज लॉ है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस. हेनरीज लॉ क्या किस चीज के लिए है? हेनरीज लॉ है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड. ठीक है ना? एंड अकॉर्डिंग टू Henry's law, the partial pressure of the gas, according to Henry's law, the partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of gas in liquid.
तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन लिक्विड। ठीक है, और जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। दैट इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है ना। एंड हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स upon the nature of the gas. Nature of gas and Henry's constant is directly proportional to temperature. ठीक है ना, तो हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, मतलब easily liquefiable gases are more soluble. Easily liquefiable gases are more soluble and टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब उन गैसेस का जिनका हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा होगा उनका सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा है और हेनरीज कांस्टेंट वी नो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो एब्सोल्युटली टेम्परेचर ज़्यादा होगा ही होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो गैस पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर होंगे, देयरफॉर देयर सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड विल डिक्रीज। तो ये जो हेनरीज लॉ है वो कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन ए लिक्विड। अब देखो, जो डाल्टन लॉ था, डाल्टन लॉ क्या कहता था? डाल्टन लॉ कहता था कि इन ए कंटेनर द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। तो उसी के बेसिस पर है कुछ, क्या है कि जो गैस होगा जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा ना, जितना वो प्रेशर लगाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितनी मोल्स उसके टोटल में प्रेजेंट है, क्योंकि मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, क्योंकि वन मोल हैज़ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल में कितना मोल है उसका, तो उतने ही पार्टिकल होंगे तो उतना ही प्रेशर लगेगा, और जितना मोल होंगे तो उतना ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, यानी कि अगर ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा तो ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा। दैट मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज हायर। समझ में आया? सो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर की बात नहीं है, ठीक है ना, वो दूसरा चीज़ हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर फिर वो डाल्टन्स लॉ वाला हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द वेपर फेज, ठीक ना। तो ये हेनरीज लॉ हो गया। तो ये तो बात थी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की, ठीक है ना। अब लिक्विड भी तो लिक्विड में सॉल्युबल हो सकता है, लिक्विड भी लिक्विड में सॉल्युबल हो सकता है, और सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की तो बात की ही, पर कई सारे फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सब चीज़ें हैं। अब हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर होता क्या है? अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे वेपर प्रेशर, तो डेफिनेशन की बात करेंगे तो द प्रेशर exerted by the vapor of a liquid at equilibrium. The pressure exerted by the vapors of a liquid at equilibrium is called as at equilibrium at a specific temperature
is called as vapor pressure. और at equilibrium rate of evaporation is equals to rate of condensation. तो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो वेपर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम एट अ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये तो हो गया, पर कोई पूछ ले वेपर प्रेशर होता क्या है। तो वेपर प्रेशर को अगर डिफाइन करना है तो अगर समझना है, सपोज कोई कंटेनर है और इसमें कोई लिक्विड है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। तो जो अंदर के पार्टिकल्स हैं तो उनमें तो एनर्जी कम होती है बिकॉज दे आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय ऑल द पार्टिकल्स। पर जो ऊपर के होते हैं, जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे तो अट्रैक्टेड हैं, पर उनमें कुछ एनर्जी होती है, और जो ये अट्रैक्शन है उसी की वजह से जो ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं वो लीव नहीं कर देते हैं, पर उनके अंदर कुछ एक्सेस ऑफ एनर्जी होती है जो नीचे के पार्टिकल से ज़्यादा होती है। तो कुछ पार्टिकल्स ऊपर चले जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स नॉर्मल टेम्परेचर पे एट जो रूम टेम्परेचर है तो उनकी एनर्जी उतनी हो जाती है कि वो इस सरफेस को लीव करके ऊपर जा सकते हैं। तो इसी को एवेपोरेशन कहते हैं। तभी आप किसी ग्लास में या किसी भी कंटेनर में वाटर पानी को भर के रख दो तो कुछ दिनों बाद देखोगे कि वो सारा पानी खाली हो गया है। क्यों? क्योंकि वो सारा पानी एवेपोरेट कर गया है, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है। जो नीचे के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी तो बैलेंस हो जा रही है सारे डायरेक्शन पे, पर ऊपर के पार्टिकल्स के पास कुछ एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, कुछ एनर्जी ज़्यादा रहती है तो वो लीव कर जाते हैं। ठीक है ना? ठीक। पर अगर मैं इसको ऐसे कवर कर दूं, इसको मैं बंद कर दूं, तो पार्टिकल्स यहाँ से जाएंगे पर यहाँ पे इकट्ठे होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोड़ तो पाएंगे नहीं, और जब ये लिक्विड से निकलेंगे तो वेपर के फॉर्म में आ जाएंगे, और ऊपर वो कोलाइड करेंगे तो उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो थी वो कम होगी, और उसी की वजह से वो कंडेंस होके नीचे आने लगेंगे। ठीक है ना? तो ये जो प्रेशर है वेपर से, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। और एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब जितनी जल्दी पार्टिकल्स एवेपोरेट हो रहे हैं उतनी ही जल्दी पार्टिकल कंडेंस हो रहे हैं। ठीक है ना? और when you are defining vapor pressure, you have to mention the temperature, because vapor pressure is nothing without temperature. Okay, vapor pressure is nothing without temperature. So if you are mentioning vapor pressure, then you have to mention the temperature. Okay, vapor pressure of a liquid vapor pressure of a liquid is always mentioned with its temperature. Vapor pressure of a liquid is always mentioned with its temperature. ठीक है ना? ये वेपर प्रेशर हो गया। और फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर अगर हम देखेंगे कि किस किस फैक्टर से, किन किन चीज़ों से वेपर प्रेशर में इफेक्ट आता है, मतलब वेपर प्रेशर
चेंज होता है या वेपर प्रेशर में कुछ बाधा आती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? तो हम अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर देखेंगे तो वेपर प्रेशर वीपी लिख रहा हूँ, वीपी मतलब वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्योंकि हमने देखा कि जो वेपर प्रेशर है वो बेसिकली रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल से आता है, और रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल से उसकी वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है इसीलिए वो अपनी सरफेस को लीव कर देते हैं, और अगर तो जो वेपर्स के फॉर्म में हो जाते हैं तो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो जब हमको ये भी मालूम है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। क्योंकि आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े होंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दैट इज क्या पढ़े होंगे कि 3/2 kBT is equals to kinetic energy of one molecule, kinetic energy of particle। यानी कि kinetic energy is directly proportional to temperature, so on increasing temperature kinetic energy increases, therefore the particles above the surface or at the surface they will be more prone to leave the surface in from liquid phase into vapor phase, and therefore vapor pressure will increase upon increasing temperature। Vapor pressure is inversely proportional to viscosity. That means vapor pressure also depends upon the nature of the liquid. Vapor pressure also depends upon vapor pressure also depends upon the nature of the liquid. Viscosity is the internal friction of the liquid. Viscosity is the internal friction of the liquid। ठीक है ना? तो जितना विस्कस होएगा तो पार्टिकल्स के मूवमेंट में उतना फ्रिक्शन होएगा, तो इतना इजीली एवेपोरेट नहीं हो पाएंगे, और अगर एवेपोरेट नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर की तो बात ही नहीं। तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, एंड वेपर प्रेशर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बीपी इज योर बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है बेसिकली? सो boiling point is the temperature boiling point is the temperature boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the liquid become equals to the atmospheric pressure। तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो होगा जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको ऐसे समझो, सपोज कोई लिक्विड ए है लिक्विड ए whose vapor pressure is 10 power 5 Pascal, and at sea level atmospheric pressure is 1.01 into 10 to the power 5 Pascal। So this is the vapor pressure of a liquid at certain temperature, and this is the vapor pressure of a liquid at a room temperature, and this is the atmospheric pressure। So all you have to do, you have to provide this liquid with as little as heat that कि 1 into 10 to the power 5 पास्कल से इसका वेपर प्रेशर 1.01 और बढ़ जाए इंटू 10 पावर 5 पास्कल, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास आ जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मतलब कि अगर जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट
जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम वेपर प्रेशर होगा, ठीक। Therefore vapor pressure is directly proportional to temperature, vapor pressure is inversely proportional to viscosity and vapor pressure is inversely proportional to boiling point। तो ये था वेपर प्रेशर तक के बाद। अब जो आगे जो बचा है वो राउल्ट्स लॉ बचा है, आइडियल और नॉन आइडियल एक बचे हैं, और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बची है, तो वो सब हम अगले लेसन में करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ share, like and comment and subscribe to the channel। Thank you।